हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान पर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे बिहार से संबंधित जो एक सीरीज शुरू की गई थी उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर हम लोग लेंगे। बिहार का एक पहला पार्ट आ गया था जहाँ पर उसके बेसिक जानकारी को हम लोगों ने जान रखा था और अक्सर आपके बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या बिहार के अन्य सभी एग्जाम में इसकी जानकारी और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को आराम से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि इससे आप अपना पॉइंट आउट नोट्स भी बनाते चलें ताकि आप आराम से अपने एग्जाम के समय रिवीजन कर सकें। पहला पार्ट आपने नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिहार स्पेशल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग जानेंगे बिहार के भौतिक विभाजन जो की गई है उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। आपको यहाँ पर हमारा प्यारा सा बिहार दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर टोटल कुल 38 जिला जो समाहित है उन सभी के बारे में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये है। और जो आज जानने वाले हैं, आज की क्लास का जो विशेष होगा वह है भूगर्भिक संरचना, साथ ही साथ हमारा भौतिक स्वरूप और बनावट, और तीसरा है धरातलीय स्वरूप के रूप में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर। सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने एक बेसिक जानकारी ले रखा था, फिर भी आज आप लोग एक जो देख रहे हैं पिछले पार्ट को देख लेंगे, इसे भी आप लोग जान लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिहार जो है ये अवस्थित किस प्रकार से है। ये हमारा बिहार है जो कि यहाँ से यहाँ तक इसका सभी छोर निर्धारित की गई है ना। एक छोर जो है हमारा पूरा का पूरे बिहार का इस तरह से निर्धारित है जिस प्रकार से ये हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आकार दिख रहा है। और ये कैसा आकार है तो आयताकार आकार है। कैसी है? आयताकार बोला जाता है इसे। इसकी अवस्थिति क्या है तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे गिना जाता है। कौन सी राज्यों में? उत्तर पूर्वी राज्यों में। और इसे हम गंगा बेसिन के बीच के भी कहा जाता है। गंगा बेसिन से आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, आप सुन करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार के बारे में जो चर्चा की जाती है तो इसका अक्षांशीय विस्तार से लेकर के देशांतरीय विस्तार भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का हमारा जो ग्लोब है उसके अनुसार हमारे पास अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अनुसार हर एक की स्थिति नापी गई है। और उसी के अनुसार हम जानते हैं कि कौन से राज्य किस अक्षांश में और देशांतर में आता है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी जान रखा था, पुनः जानेंगे कि ये जो था अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री था। इसके आगे भी और है, वो आप पिछले में देख लेंगे। ये आपका देशांतरीय है, ओवरऑल 83 से 87 सेंटीमीटर के बीच में, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, डिग्री के बीच में, 88 डिग्री के बीच में, 83 से 88 डिग्री के बीच में है। कुल क्षेत्रफल कितनी है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप ऊपर से नीचे देखते हैं इस प्रकार से तो ये आपको पता होगा कि ऊपर की दिशा को हम उत्तर बोलते हैं और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। तो बिहार का जो है ऊपर से नीचे यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की जो दूरी देखी जाती है यह टोटल कितना होता है? 345 किलोमीटर जो है, 345 किलोमीटर ये हमारा उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला सीमा है, दूरी है कुल। और 483 किलोमीटर ये हमारा पूरब से पश्चिम की दिशा है। ये बेसिक जानकारी आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमने लिख रखा है समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 53 मीटर है, ठीक है। मीटर में ये 53 मीटर आता है और अगर आप फीट में बात कीजिएगा तो 173 के आसपास ये आपको दिखाई देगा। कितना? 173 फीट। और सीमा आप ऑलरेडी जान चुके हैं, इसकी सीमा क्या है? उत्तर में एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेपाल के नाम से जिसे हम जानते हैं। नीचे में एक हमारा ही राज्य हुआ करता था पहले, झारखंड, है ना। झारखंड हुआ करता था, इधर हमारा पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर एक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये बेसिक जानकारी था। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो आज की क्लास का पॉइंट है वो पॉइंट यहीं पर है
कि हम लोगों की जो बिहार है, बिहार में इस प्रकार से इसे बांट करके पढ़ा जाता है, जिसे हम टोटल 4 वर्ग में बांटते हैं। बिहार को टोटल हम भौगोलिक संरचना या भूगर्भिक संरचना के अनुसार इसे हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला एक भाग आता है, आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सभी क्षेत्र आप जो देख रहे हैं ये हमारा भौगोलिक स्वरूप है, भूगर्भिक स्वरूप के अंतर्गत आता है। कौन कौन सी 4 पार्ट है, एक जानेंगे हम आर्कियन युग की, दूसरा विंध्यन समूह, तीसरा टर्शियरी समूह और चौथा क्वाटरनरी समूह के बारे में हम जानेंगे, है ना। इन चारों के बारे में हम लोग एक एक करके बेसिक जानकारी लेंगे। अगर हम आर्कियन समूह की बात करें यहाँ पर इसके बारे में, तो ये जो क्षेत्र हमें दिखाई देता है, मुंगेर आप जानते होंगे, बिहार का एक जिला हुआ करता है मुंगेर, है ना। मुंगेर के आसपास का मुंगेर, जमुई, गया, इन सभी जगहों पर हमें ये आर्कियन युग की दृश्य देखने के लिए मिलता है, राइट। दूसरा आता है विंध्यन समूह। विंध्यन समूह की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत भी आपका नीचे वाला जो क्षेत्र ये आप देख रहे हैं, रोहतास और कैमूर, रोहतास और कैमूर वाला जो जिला आपको दिखाई दे रहा होगा ये आप देख रहे होंगे, है ना। तीसरा आता है टर्शियरी समूह। टर्शियरी समूह के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण, सोमेश्वर की पहाड़ी, कौन कौन सी, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पश्चिमी चंपारण और सोमेश्वर श्रेणी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी का भाग आता है। और पूरी की पूरी क्वार्टर वाला में जो आता है ये हमारा मैदानी क्षेत्र जो है, यही हमारा मैदानी क्षेत्र ये आ जाता है हमारे पास, इसके लिए तो क्वाटरनरी समूह के अंतर्गत। ये कुछ बेसिक जानकारी है जो आप नोट करके रख सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके भौतिक स्वरूप और बनावट क्या होती है। हमारा बिहार जो है इसका अपना एक परिदृश्य है। इस परिदृश्य में अगर देखा जाए तो इसका अपनी भौतिक बनावट है, इसका अपना स्वरूप है। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ से इस प्रकार से जो ये है, इसमें आप मैप में आराम से देख सकते हैं प्रेम पूर्वक, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके सारे युग, है ना। जहां पर अगर हम बात करें कि भारत, उत्तर भारत का शिवालिक श्रेणी जानेंगे, विशाल मैदान का क्षेत्र जानेंगे और दक्षिण का सीमांत पठारी भाग जानेंगे। बात करें हम उत्तर भारत का शिवालिक श्रेणी, तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये वाला जो रेंज है शिवालिक श्रेणी आता है। यहीं पर रामनगर दून आपको दिखाई देगा, यहीं पर आपको सोमेश्वर की पहाड़ी दिखाई देगा और उसके बाद विशाल मैदानी क्षेत्र हमारा जो बिहार है वो मैदानों के कारण ही प्रसिद्ध है ना, जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण बीच से जब बटती है वो, और इसी गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के कारण बिहार का जो है वो ज्यादातर हिस्सा मैदानी हिस्सा होती है। और तीसरा जो ये है, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं नीचे वाला, इसे हम दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं। आप सब जानते हैं कि इसका जो नीचे का हमारा भाग हुआ करता था, झारखंड एक समय पे भारत का ही माफ करेंगे, बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था 2000 ईस्वी तक। उसके बाद क्या हुआ, जब ये चला गया, हमसे अलग होता है, तब इसे हम दक्षिण का पठारी भाग के नाम से जानते हैं। और ये इसका निर्माण किससे होता है, दक्षिण पठारी भाग का, तो छोटा नागपुर पठार आपने पढ़ा होगा, उससे इसका निर्माण होता है। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। पहला है उत्तर भारत का शिवालिक श्रेणी, जो हम लोगों ने जाना था। उत्तर भारत की शिवालिक श्रेणी की बात करें, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यह कहा जाता है कि ये बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आप यहां देख सकते हैं ये उत्तर का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है, तो शिवालिक श्रेणी उत्तर पश्चिम हिस्सा में आता है। इसे हम तराई क्षेत्र भी कहते हैं और इसके बिहार के कुल क्षेत्रफल का मात्र 932 किलोमीटर में ही ये फैलाव इसका यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ आपको एक राज्य जो हमारा है, इस राज्य में जब यहाँ पर यूपी जो आता है,
यूपी। यहाँ पर एक जिला है हमारा पश्चिमी चंपारण। इस पश्चिमी चंपारण के उत्तर की सीमा जो है वहां पर शिवालिक पर्वत के, हिमालय है ना, हिमालय 4 भाग में बटा हुआ है, तो सबसे निचला जो हिमालय का श्रेणी आता है शिवालिक श्रेणी, वो हमारे पास से गुजरती है कुछ इस प्रकार से नेपाल से होते हुए निकल जाता है। तो जो शिवालिक पर्वत है इसे भी हम पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक कि दक्षिण श्रेणी का निम्न पहाड़ी भाग, दूसरा उत्तर पूर्वी घाट और तीसरा सोमेश्वर श्रेणी। ये नाम याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, खास करके ये याद रखेंगे रामनगर दून। एग्जाम में ये प्रश्न देखने के लिए भी मिला और पूछा भी गया है कि रामनगर दून किन राज्यों में स्थित है और रामनगर दून किन जिला के अंतर्गत बिहार में स्थित है, रामनगर दून किस हिमालय का भाग है, सोमेश्वर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, किस हिमालय का भाग है। ऐसे प्रश्न अक्सर बीपीएससी में देखने के लिए मिला है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। जब हम बात करते हैं दक्षिण श्रेणी के निम्न पहाड़ी भाग का, तो इसके अंतर्गत रामनगर जो दून आता है ये कुल 240 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसके पास से एक नदी बहती है, हरदा नदी, जो अक्सर प्रश्न में देखा गया है। हरदा नदी जो कि शिवालिक पर्वत के निकट रामनगर दून के आसपास से बहाव होती है। दूसरा होता है शिवालिक का ही उत्तर पूर्वी घाट और तीसरा जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी? सोमेश्वर की पहाड़ी। तो सोमेश्वर की पहाड़ी में देखें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर त्रिवेणी नहर आपने सुना होगा, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिवेणी नहर कहाँ है, किधर से ये प्रवाहित होता है, तो सोमेश्वर श्रेणी से प्रवाहित होता है। जो त्रिवेणी नहर से होते हुए भिखना ठोरी एक दर्रा है, भिखना थोड़ी एक दर्रा भी है, वहां से ये जाकर के वहां से प्रवाहित होती है और यही जो सोमेश्वर पहाड़ी है बिहार और नेपाल के बीच में एक बाउंड्री का भी कार्य करता है ना। कौन सी? बाउंड्री बनाने का काम भी करता है, सीमा बनाने का काम करता है। और इसी सोमेश्वर की पहाड़ी के बीच में सोमेश्वर दर्रा, गरवा दर्रा और भिखना ठोरी दर्रा स्थित है। आप इसे पॉइंट आउट कर लेंगे। इसमें अगर हम बात करते हैं सोमेश्वर दर्रा की और इन सब के साथ साथ, तो ये जो सोमेश्वर दर्रा है, ये सोमेश्वर दर्रा एक नदी यहाँ से बहती है, कुर्दी नदी। कौन सी नदी? यहाँ से एक कुर्दी नदी बहता है। छोटे छोटे नदी हैं उसके आसपास के, ये उतना उस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमस नहीं है। बिहार के परिदृश्य से हमें बीपीएससी के अनुसार थोड़ा जानकारी ले लेना जरूरी है, ठीक है। और ये एक प्रमुख दर्रा में जाना जाता है बिहार के लिए, गरवा दर्रा, जो कि हरदा नदी के आसपास से प्रवाहित होता है। आगे चलते हैं। आगे है विशाल मैदान का क्षेत्र, जो हमने 3 भाग से बांट करके पढ़ा था। तो विशाल मैदान के क्षेत्र में इसका कुल विस्तार जो है पूरे बिहार का जो 94,000 जो हमारा क्षेत्रफल है उसका 90,000 किलोमीटर जो है यहाँ पर ये पूरा पाया जाता है। 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में ये विस्तृत है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, राइट। ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा कुल 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% बिहार का मैदानी क्षेत्र कवर करता है। साथ ही इसके पास से जो ये मैदान निर्माण होता है, हमने अभी जाना था कि ये गंगा और उसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, सोन, कोसी, बूढ़ी गंडक, इन सभी नदियों से मिलकर के ये विशाल नदी और विशाल मैदान बनते हैं। तीसरा जानते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश। दक्षिण का जो ये सीमांत आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश, है ना। अगर बिहार में आना है, बिहारियों के बारे में जानना है, तो इन सभी के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। ऐसे भी हम लोगों के यहाँ एक हम लोगों के यहाँ नहीं, मतलब हमारे देश में एक परंपरा सी बन गई है,
बिहारी लोग को थोड़ा नीचा समझ लेते हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि बिहार वाले नीचे लोग होते हैं? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अक्सर बिहारी शब्द को लोग गाली के रूप में यूज कर लेते हैं, तो नहीं है। हम लोग जो है मतलब बिहार के लोग ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट पूरे के पूरे अपने आप में बदनाम है, ठीक है। कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजन है, हर एक प्रकार के रीजन है। कुछ पॉलिटिकल व्यू है, कुछ हमारे यहाँ शिक्षा की बात जो है वो आपको पता है ना। पूरे देश में शिक्षा की जो कहानी है उसमें हम लोग सबसे नीचे स्तर पे आते हैं। इसी कारण हमने पिछले पार्ट में जब एक वीडियो बनाया था, वहां पर लास्ट पार्ट आप लोग अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। वहां पर हमने बिहार में शिक्षा की कैसे अगर सुधार की जाए, गवर्नमेंट अगर कौन सी काम करे तो वो सक्सेस हो सकता है। लास्ट में हम फिर से आज चर्चा करेंगे। अब देखिएगा, जैसे देखिए अब यहाँ पर हम लोगों के पास आता है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। तो यहाँ पर छोटा नागपुर, ये जो झारखंड था हमारा, है ना, झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है, इसके उत्तर में कहां पर छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर के एवज में, यानी कि झारखंड के एवज में हम लोग कहाँ है? उत्तर में। झारखंड हमसे दक्षिण में है, मगर दक्षिण झारखंड के ऊपर में हम लोग हैं, यानी कि उत्तर में है। तो छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग में स्थित है ये दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। और छोटा नागपुर के पठार से होकर के बहने वाली कुछ जो छोटी छोटी नदियां होती है, उन छोटी छोटी नदियों से मिल करके इसका निर्माण होता है। जैसे आपको इधर से ध्यान में होगा, सोन नदी, फल्गु नदी, इन सभी नदी आकर के यहाँ पर गंगा से मिलता है, तो उससे बना हुआ क्षेत्र कहलाता है दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र। और दक्षिण का जो मैदान है इसे भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। दक्षिण का जो मैदान है इसे हम 3 भागों में बांट करके जब अगर पढ़ते हैं तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। यहाँ पर 3 प्रकार का क्षेत्र दिखाई देता है। कौन कौन सा? एक जो क्षेत्र होता है गंगा सोन का दोआब, गंगा और सोन का जो दोआब है ना, गंगा और सोन, ये हमारा गंगा नदी बनता है। यहाँ से जो सोन नदी हमारे यहाँ आकर के मिलता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकली हुई नदी है सोन, जो बिहार में आकर के गंगा से मिलता है पटना के आसपास में। मतलब गंगा कहा जाता है कि पटना जो है गंगा और सोन की संगम पे बसा हुआ है। तो ये जब आकर के मिलता है तो ये एक मैदान हो जाता है। दूसरा मगध का मैदान। मगध का मैदान कहने का मतलब ये है, आप लोग पढ़े होंगे मौर्य काल के समय में मगध का जो क्षेत्र आता है कुछ यहाँ पर आपका पटना, गया, नालंदा, इन सभी क्षेत्रों को जो वर्तमान जिला है उसको शामिल करके हम मगध के रूप में जानते हैं। तो मगध का मैदान और अंग का मैदान, जो कि आपने पढ़ा होगा भागलपुर, इन सभी का जो क्षेत्र आता है उसको हम अंग का मैदान के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? अंग का मैदान के रूप में जानते हैं। यहाँ पर अगर मगध का जो मैदान है, यहाँ पर एक नदी है जो इस सीमा को बनाने का काम करता है, सोन और किऊल नदी। कौन सी? सोन और किऊल नदी इसके बीच में प्रवाहित होती है। मतलब इन 2 नदियों से मिलकर के मगध का मैदान का निर्माण होता है। और अंग का जो मैदान है ये किऊल नदी, साथ ही साथ एक राजमहल का जो पहाड़ है, राजमहल का पहाड़ ये जो है वहां से इसका निर्माण होता है। और गंगा सोन आपको पता ही होगा, गंगा और सोन नदियों से मिलकर के ये दोआब बनाती। आप यहाँ पर गंगा ये नदी है, नदियों का आप प्रवाह देख सकते हैं। सारी नदी यहाँ पर दी गई है। नदी का एक जब अलग सेपरेट चैप्टर लाएंगे तो इन सभी नदियों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला जो पार्ट आएगा वो नदी से ही संबंधित होंगे। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं बिहार से संदर्भित धरातलीय स्वरूप। हमारा जो धरातल है वो किस प्रकार से बना हुआ है। अभी हम लोगों ने पीछे भी जाना कि जो हमारा धरातल है 3 भाग से बांट करके हम जानते हैं, ऊपर का सोमेश्वर, नीचे का दक्षिण और बीच का विशाल मैदानी क्षेत्र, है ना। तो जब ये ऊपर वाला हिस्सा पढ़ते हैं शिवालिक के परिदृश्य में, जिसे हम तराई क्षेत्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत 3 भाग आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। सोमेश्वर की पहाड़ी के अंतर्गत सोमेश्वर पहाड़ी जो हमने जान चुका है 784 किलोमीटर,
रामनगर दून जान चुका है और तराई का क्षेत्र, ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ पर से गुजरती है। और दूसरा जो पढ़ते उत्तरी बिहार का मैदान, आपको पता होगा कि बिहार में जो गंगा नदी जो है, गंगा जो है बिहार को बांटने का काम करता है दो भाग में, है ना। बिहार को बांटने का काम कौन करता है दो भाग में? तो गंगा नदी, ऊपर वाले को हम उत्तरी बिहार और नीचे वाले को दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के नाम से इसे जाना जाता है। तो उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान और दक्षिण का पहाड़ी भाग, इन सभी क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। और जब ये क्षेत्र हम पढ़े हैं, इसके आसपास कोई नदियां बहती होगी, है ना। कोई भी अगर मैदान बन रहा है तो मैदान कब बनता है? नदियां वहां पे बहेगी। जब तक अगर पानी नहीं होगा तो मैदान मैदान नहीं कहलाएगा, वहां पर फसलें नहीं होंगी। तो इन सभी जगह पर कुछ नदियां बहते हैं, छोटे बड़े, उन सभी के बारे में भी हम लोग जानेंगे, जो कि एक अगला पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। उसमें बिहार के जो जल प्रवाह है, नदी है, उनके बारे में जानेंगे। बिहार में कौन कौन सी ऐसी क्षेत्र है जहां पर नदियों के साथ साथ वहां पर फसलें उगाई जाती है, कौन से क्षेत्र में बिहार में ज्यादा बाढ़ आते हैं, कौन से क्षेत्र में बिहार में सुखाड़ आते हैं, ये सभी चीजों के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था थोड़ा सा बिहार की शिक्षा पर। आज भी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे ताकि हो सके इन फ्यूचर आप कभी इस जगह पे पहुंचते हैं तो आप इस चीज को पूरी प्रयास करेंगे कैसे सुधार की जाए। बिहार की जो शिक्षा है जिस आधार पर डगमगा चुकी है ना, हम लोगों को एक अपने आप में ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि बिहार में ज्यादातर लोग जॉब करने के लिए IAS IPS बनते हैं, वो थे। आज भी बिहार के बारे में कहा जाता है, हम राजेंद्र प्रसाद को याद करते हैं, आर्यभट्ट को याद करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम अपने पुराने पौराणिक नेताओं को याद करते हैं और कहते हैं उन्हीं के नाम पर हम लोग आज भी कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हमें गर्व होता है। मगर जो आज हमारा जो बिहार का एक नेचर और एक जो पहचान बन चुका है राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पे, इसको अब हमें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। तो बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए हमने पीछे भी कहा था कि गवर्नमेंट को जो टीचर है, जितने भी कम से कम प्राइमरी टीचर जो है, बिहार का जितने भी प्राइमरी टीचर है और प्राइमरी स्कूल है, उन दोनों स्कूल के टीचर को एक ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी के सभी टीचर जो होंगे उनके बच्चे वो उसी के स्कूल में या उसी गांव में, जिस गांव के हैं वो उसी गांव के प्राइमरी स्कूल में वो पढ़ा करेंगे। इससे ये होगा कि सपोज डेट अगर ए नाम का कोई स्कूल है जहां पर राम नाम का टीचर है और बी नाम के स्कूल में अगर मोहन नाम का कोई टीचर है और ये दोनों एक दूसरे के गांव में टीचर के रूप में पद स्थापित है, राइट। अगर ऐसा होता है कि दोनों टीचर के बच्चे, मान लीजिए कोई पी का नाम का और एक क्यू नाम का दोनों का बच्चा है, तो इसका बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, इसका बच्चा यहीं पर पढ़ेगा, टीचर सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। तो रास्ते में क्या होगा कि ये दोनों टीचर एक जगह पे मिलेंगे, है ना, और कहेंगे कि भाई जी आपके स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है और मेरे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है, तो क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए और मेरे बच्चे को आप पढ़ा दीजिए, आपके को हम पढ़ाते हैं, राइट। इससे होता यह है कि दोनों टीचर में कंपटीशन होगी कि नहीं मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ रहा तो उसको भी पढ़ाना, और साथ ही साथ अन्य सभी जो बच्चे होंगे वो सभी भी वहां पर उस बच्चों को पढ़ाई एक शिक्षा मिल जाए। दूसरी व्यवस्था, अक्सर बिहार में ये सुनने के लिए मिला है कि कभी भी कोई इंटरनली एग्जाम होते हैं उसमें अधिकांश टीचर फेल कर जाते हैं, या फिर कभी कोई मीडिया वाले पहुंच जाते हैं तो ए फॉर एप्पल के जगह पर ए फॉर चप्पल बताते हैं, और जो मैडम बैठ करके धूप में सो करके आराम से ऊन और स्वेटर बीनती रहती है, वो मैडम सो रही है, साथ ही साथ उस स्कूल का भविष्य भी, हमारा देश का भविष्य भी सो जाया करता है। तो उसको बचाने के लिए एक और सुविधा गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि जो भी टीचर लाइक जैसे हम लोगों के जो प्राइमरी स्कूल है वहां पर भी सेमेस्टर वाइज 2 एग्जाम होते हैं 6-6 महीने का,
क्यों ना उस टीचर से भी उसी क्लास का, अगर कोई टीचर 1 to 6 क्लास का क्लास ले रहा है तो एक सिलेबस, जैसे हम लोग किसी भी एग्जाम को देते तो कहा जाता ना कि 10th के सिलेबस होंगे, उसी प्रकार से उसको ऐसा कहा जाए कि आपके 6 क्लास तक के ही सिलेबस रहेंगे। इसी 6 क्लास से हम आपको हर एक साल में 2 एग्जाम कराएंगे। आप इस 6 क्लास के जितने सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसी से आपका एग्जाम होगा, है ना। तो इससे ये होगा कि मैडम लोग पढ़ेगी, सर लोग पढ़ेंगे और बच्चों को भी आकर के पढ़ाएंगे ताकि वो अपना दोनों सेमेस्टर का एग्जाम पास कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है दोनों सेमेस्टर, अगर सपोज डेट ये पहला सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, यहाँ पर कोई एक मैडम फेल कर गई तो अगर इस मैडम को, मान लीजिए कि कोई जेड नाम की मैडम थी, वो मैडम अगर फेल कर जाती है तो अगर ये मैडम को 10,000 रुपये मंथली मिल रहा था, गवर्नमेंट का सैलरी मिल रहा था, क्यों ना उस मैडम की सैलरी आधी बंद कर दी जाए। उस मैडम की आधी सैलरी इसको क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी कि 5,000 रुपये कर दिया जाए और उस मैडम को 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए घर पे बिठा दिया जाए कि आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम अगले एग्जाम में आपसे मिलेंगे। तब तक क्या होगा, आपके मन में सवाल होगा कि फिर बच्चा को पढ़ाएगा कौन। तो हर एक गांव के जिस भी स्कूल है वहां पर ऐसे हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत से युवाएं बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है और पढ़े लिखे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए मुखिया के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से, कि आप ऐसे ऐसे बच्चों को खोज करके लाइए जो पढ़ाने में सक्षम है। वो एक नए उमंग के साथ, अपने जोश के साथ 2 ही महीना पढ़ाएगा, मगर अच्छे तरीका से पढ़ाएगा कि बच्चा लोग उसको सीख जाएगा। और वही 5,000 रुपये आप क्या कीजिए कि उस जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए आया है उसको वो ट्रांसफर किया जाए। इससे इस बच्चे का आर्थिक स्थिति भी 2 महीना ही सही कुछ तो सुधरेगा और ये मैडम की हेकड़ी भी जाएगी, ये मैडम को भी समझ में आ जाएगा कि ना पढ़ाएंगे तो क्या होगा, है ना। ये एक चीज मेरे ख्याल से ये एक अच्छा लगता है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट में बताएंगे, अपना विचार जरूर व्यक्त किया करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में। आपको इसके अगला पार्ट नदी और जल प्रवाह से आएंगे और अपना भी कमेंट में जरूर बताते रहेंगे अगला पार्ट किस तरह से होनी चाहिए। तो बिहार की ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और आज के लिए जय हिंद।